नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। इसमें चल रही है कहानी मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज और आज इसका 40वां अंक। पिछले अंक में आपको याद होगा कि हमने कहानी को कहाँ पे छोड़ा है। नवल नारायण फंस गया है जाकर के पचनामा में। हंसनी जी और नवल नारायण की पत्नी माया लानत मलानत भेज रही है और वहीं पे जनार्दन चाचा और संजय भैया ने लानतें भेज दी थी। तो आज हम आगे उसके आगे कहानी बताते हैं। जब हम लौट के आए लघुशंका के बाद तो आगे की कहानी शुरू करते हैं और जनार्दन चाचा और संजय भैया को बताते हैं उनके पूछने पर कि नवल नारायण अब पूरी तरह से नवल नारायण की प्लानिंग तो फेल हो गई। नवल नारायण जो सोच के वहां पे गए थे वो तो पूरा हुआ नहीं। हंस जी ने नवल नारायण की पूरी प्लानिंग ही फेल कर दी। नवल नारायण सोच के गए थे कि हंस जी को अपने झांसे में ले लेंगे और पत्नी और बच्चों को 1 साल वहीं छुड़वा देंगे और हमारी जो इधर रासलीला है उसरी में वो चलती रहेगी। लेकिन नवल नारायण फंस गए क्योंकि जिस आक्रामक रूख से हंस जी नवल नारायण के ऊपर लगे, दे दनादन सवाल पे सवाल करने, तो नवल नारायण की घिघी बंद गई और बाद में फिर माया और माया की भौजी हंसनी जी ने नवल नारायण की घिघी बंधा दी। तो हमने आपको पहले बताया है और आप जान भी गए हैं कि नवल नारायण एक नंबर का कायर आदमी है। जैसे ही देखता है कि कोई मेरे ऊपर हावी हो जाएगा अब मेरे पास सवालों के जवाब है नहीं और नवल नारायण के पास सवालों के जवाब हो तो कैसे हो। एक गलत आदमी के पास सारे सवालों के जवाब होते नहीं है। तो जब सवालों के जवाब है नहीं तो नवल नारायण क्या करेंगे। नवल नारायण के पास एकमात्र ऑप्शन बचता है कि चादर तान के मौन ठान लेना है। तो ये नवल नारायण के पूरे जीवन में यही कारनामा रहा है। तो नवल नारायण चरित्र ऐसा ही है, इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जब तक आप उसको सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, तब तक वो आपके ऊपर सवार होने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही आप सवाल जवाब करने लगेंगे तार्किक रूप से और आप चिल्ला पड़ेंगे और आप सच और झूठ का फैसला करने पे आमादा हो जाएंगे, तो उसकी घिघी बन जाएगी और वो वहां से बच के भागने की कोशिश करेगा। तो नवल नारायण ने चुपचाप चद्दर तान लिया, लेट गया। माया रोए जा रही और माया की भौजी हंसनी जी कोसे जा रही। तो अगले दिन सुबह क्या होता है कि पचनामा से नवल नारायण के पूरे परिवार समेत विदाई हो जाता है। ये नहीं पता है कि इनको कहाँ जाना है, क्योंकि नवल नारायण ने तो वहां पे उसरी में इनके लिए घर ढूंढा नहीं है। नवल नारायण तो अपनी दूसरी दुनिया में ही मगन हो गया था। लेकिन अब नवल नारायण की किस्मत साथ नहीं दे रही, तब नवल नारायण लेके चल पड़ता है। माया अपनी भौजी से और भैया से पूछता भी है कि हम जाएंगे कहाँ, हमारा भविष्य क्या है अब। क्योंकि शायद माया को भी समझ आ रहा था कि वहां जाने के बाद हमारी क्या गति होने वाली है। क्योंकि नवल नारायण ने बताया तो कि उसरी में हमने डेरा खोजा नहीं है। अब उसरी में डेरा खोजा नहीं है और हंस जी ने कह दिया जहां आप रहते हो वहीं अपने परिवार को साथ ले जाके रखो। क्योंकि हंस जी को भी समझ में आ गया था कि अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा भी लूज हुए तो हमारे सर पे नवल नारायण के पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाने वाली है। ये 3 बच्चे और माया यहीं डट जाएंगे और हंस जी को 3 बच्चे और माया की जिम्मेदारी तो लेने से जो कुछ भी उनको लग रहा होगा कि इनका बोझ मेरे सर पे आएगा वो तो था ही। दूसरी बात ये भी थी कि माया का चरित्र हंस जी सबसे ज्यादा और हंसनी जी तो इससे डरते रहते थे। गांव में रहेंगे तो फिर नबी मियाँ, फिर रतन, फिर उधर बिसनुआ और फिर ये हंस का भाई कंस, सबसे खतरा है। तो नहीं चाहते थे हंस जी कि यहां बखेड़ा खड़ा हो फिर से उन्हीं सब चीजों में हम उलझे।
तो हंस जी ने कड़ा रुख अख्तियार किया और इससे माया को भी बुरा लगा कि भैया हमें बाहर कर दे रहे हैं घर से इनके साथ। और हंसनी जी समझा रही हैं धीरे धीरे करके, क्या कीजिएगा, कोई रास्ता नहीं है, ब्याह के बाद वहां ससुराल से अर्थी उठनी चाहिए बेटी की। कोई भी मायके वाला चाह के भी अपनी बहन बेटी को सब दिन पूरी जिंदगी नहीं रख सकता है। तो आपको नवल नारायण के साथ ही गुजर करनी है और नवल नारायण को ऐसे छोड़ा भी नहीं जा सकता है जैसे ये रह रहे हैं। तो अब आप नवल नारायण के साथ जाइए, ये जहां लेके जाते हैं, और नवल नारायण के ऊपर दबाव बनाइए कि आपको अपने साथ रखें और अच्छे से रखें, आपकी देखभाल करें। ना कि नवल नारायण ऐसे गैर जिम्मेदार हो कि वहां छोड़ के परिवार अब खुद फूट ले और खुद अपनी अयासी में लग जाए। बाकी हमने आपको बताया ही है कि नवल नारायण वहां उसिरी में क्या करने लगे थे और क्या लंबी चौड़ी प्लानिंग बना लिए थे। अब जितना नवल नारायण ने 1.5 महीने में इन्वेस्ट करा है वहां पे, किसी को 1 किलो आटा पर, किसी को आधा किलो भंटे पर, किसी के बच्चे के पेंसिल पर, किसी के बच्चे की कॉपी पर। अब कई घरों में पैठ बनाई है, लगभग 15 स्त्रियों को अपने जाल में फंसाया है, जाल में बुना है। कुछ को फंसाने में कामयाब हो गए हैं, कुछ के प्रति कार्यक्रम उनका चालू है, क्योंकि नवल नारायण की यही जिंदगी है। हमने आपको नवल नारायण के बचपन से कहानी इसीलिए सुना दिया कि नवल नारायण की पूरी जिंदगी ऐसी ही गुजरी है। शायद नवल नारायण वो इंसान है जो खुद भी गिन करके नहीं बता सकता कि आज तक के जीवन में कितनी स्त्रियों के साथ उसके अवैध रिश्ते रहे हैं। कम से कम माया तो गिन के बता सकती है कि मेरे कितने के साथ है। और उसके बाद ये नवल नारायण डायरी में लिखता है, सुशीले तेरा भाग फूटा, बिसनुआ जैसा बर न मिला। ये सब आपको याद होगा। आपको ये भी याद ही होगा कि सुशीले कहता था, सुशीला ही नाम था, माया नाम क्यों पड़ा ये भी हमने आपको बताया है पीछे। अगर आप भूल गए हैं तो कहानी में पीछे चले जाइएगा। अब आप सोच के देखिए कि ऐसे पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठाने का अधिकार है क्या? लेकिन उठाते हैं। ना ऐसा पति होना चाहिए, ना ऐसी पत्नी होना चाहिए, लेकिन यहां तो दोनों राम मिलाए जोड़ी है। न माया को लाज शर्म है और न नवल नारायण को, और दोनों के दोनों ही चरित्रहीन। तो एक और बात कल्पना करके देखिए, ऐसे चरित्रहीनों के घर में कोई सात्विक इंसान पैदा नहीं हो सकता। ऐसे गंदे गर्भ से कोई बुद्ध पुरुष पैदा नहीं हो सकते। कोई अच्छी शक्ति, अच्छी आत्मा पैदा नहीं हो सकती। तो यहां जो भी पैदा होगा वो अरनौआ और बकलेसवा ही पैदा हो सकता है। और अगर अरनौआ और बकलेसवा दुनिया में यही गलत कारनामा कर रहा है, तो मैं कहता हूं उसको संस्कार ही यही मिला है, उसके खून में ही यही गंदगी है। परवरिश का ही समस्या सिर्फ नहीं है, जन्म के साथ ये गंदा खून गंदा ही काम करना है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो दूसरा नजरिया से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नवल नारायण के जो पुत्र हैं दोनों, वो भी नवल नारायण के नहीं है। माया ने कहां कहां से जुगाड़ करा है ये भी हमने आपको पहले ही बता दिया है। नवल नारायण का कोई भी असली पुत्र नहीं है जिसका नवल नारायण, जिसका बाप का नाम लिखा हुआ है। नवल नारायण ने तो अपने असली पुत्र के मित्तल प्रसाद की पत्नी के यहाँ उसको खैनी खिला के उसका गला घोट के मार दिया था। और दूसरे नवल नारायण का पुत्र वो बिल्लू के घर में पल रहा है, वो बिल्लू का जो छोटा पुत्र है। उधर कांति की कांति, कांति के मन में जो, कांति के चेहरे पे कांति आने लगी थी नवल नारायण को देख के, तो नवल नारायण ने उधर चौका छक्का मारा था कुछ। तो बाकी तो सब आप जानते ही हैं कि जो बकलेसवा है, चांस है इसमें कि नवल नारायण भी पिता हो सकता है या जनकियो हो सकता है। और अरनौआ के तो पता नहीं कितने संभावनाएं हैं, नबी मियाँ हो सकते हैं, रतन हो सकता है, बिसुनुआ हो सकता है, ये कंस हो सकते हैं, और नवल नारायण भी हो सकता है, क्योंकि नवल नारायण को साजिश के तहत हंस जी ने और हंसनी जी ने बुलाया था 2 दिन के लिए, उसके ऊपर रसीद कटाने के लिए उसका। ये सब आप पीछे सुन चुके हैं। तो नवल नारायण के घर में नवल नारायण और माया के घर में अरनौआ और बकलेसवा जैसे अगर चरित्रहीन पैदा होते हैं,
तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए हमने आपको पहले नवल नारायण और नवल नारायण की पत्नी सुशीला उर्फ माया की कहानी पहले सुना दी है। तो संजय भैया बोले बिल्कुल सही बात कह रहे हैं रंजन बाबू। इन दोनों का चरित्र सुन करके तो हमको लगता है कि हमने अपने जिंदगी में इतना गंदा आदमी को कम से कम आसपास नहीं देखा है। होते हैं लोग गलत सलत जो ब्याह के बाद भी अपना ये सब गलत सलत करते हैं, तो या तो पत्नी खराब होती है या पति। यहाँ तो दोनों का दोनों खराब है। और यहाँ तो थोड़ा बहुत खराबी नहीं है, कोई किसी के साथ गलत भी हो जाता है तो कहता है चलो ठीक है भाई, हमारी पत्नी अच्छी नहीं मिली है इसलिए बाहर कोई पसंद आ गया इसलिए उसके साथ चल दिए। ये तो नवल नारायण का हर आदमी के साथ खेल ये है। तब हमने कहा संजय भैया इसको वन नाइट स्टैंड कहते हैं। नवल नारायण अपने इस गंदे चरित्र का आदी है। उसको हर दिन एक नई स्त्री चाहिए, हर दिन एक नई स्त्री में आसक्ति है और इसके लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता है। और गुजरने का तरीका हमने आपको बता ही दिया। सामाजिक कार्यों की आड़ में नवल नारायण जो काम कैसे करता है ये भी हमने बड़े सूक्ष्म विश्लेषण के साथ बताया है। अब कहानी में आगे आते हैं कि होता क्या है। अब नवल नारायण को भी नहीं पता है कि हम इनको लेके जाए तो कहां जाए। चल तो पड़ा है क्योंकि नवल नारायण की पूरी प्लानिंग ही फेल हो गई थी। हंस जी ने फेल कर दी थी। नहीं फेल करते तो हंस जी के मत्थे पर आ जाता। ये चारों की परवरिश, तीनों बच्चे और माया की परवरिश। कम से कम नवल नारायण तो तैयारी करके आया ही था कि वहां बच्चों का एडमिशन करा के 1 साल के लिए माया को उधर ही छोड़ देते हैं मायके। लेकिन हंस जी ने इसको फेल कर दिया। अब जब हंस जी ने इसको फेल कर दिया, अब नवल नारायण लेके चल पड़े हैं। तो मखदूमपुर आने वक्त तक तो नवल नारायण को पता ही नहीं था कि हमें इनको ले कहां जाना है। अब मखदूमपुर से ट्रेन पकड़ लेते हैं जहानाबाद की, तब भी नहीं पता है कि अब कहाँ जाना है। लेकिन जहानाबाद उतरते उतरते में नवल नारायण को समझ में आ गया कि किसी हालत में इनको उसरी तो नहीं ले जाना है। नवल नारायण के मन में ये दृढ़ता आ गई कि अगर उसरी ले गए तो अभी जो हमने इतने अपने मंसूबे बनाए हैं और इतने जो हमने खेल रचाए हैं वो सब फेल हो जाएगा। तो इनको वहां नहीं ले जाना है। तो वहां नहीं ले जाना है तो कहां ले जाना है, कहीं तो ले जाना पड़ेगा। तो नवल नारायण इनको गदाईपुर गांव में ले जाके छोड़ देता है। जिस गदाईपुर गांव को बड़े शान के साथ नवल नारायण ने छोड़ा था अपने शान की हिफाजत के लिए, आप पीछे कहानी जान चुके हैं। और माया ने भी कसम खाई थी कि अब यहां लौट के नहीं आएंगे रहने के लिए। लेकिन उसी गदाईपुर गांव में नवल नारायण ले जाके माया को छोड़ देते हैं। कहते हैं हमें तो छुट्टी नहीं है, हम आज आपको यहाँ छोड़ देते हैं, अब आप अपना यहाँ गृहस्थी संभालिए। अब उस घर में जहां ना चारपाई है, ना खाने पीने के कोई सामग्री है, ना कोई बहुत बड़ा जान पहचान वाला है, क्योंकि उस घर को छोड़े हुए भी काफी समय हो गया ना बीच में। अब वहां सिर्फ एक नवल नारायण का वो कमरा है। और दत्त बाबू की पत्नी एक दो बर्तन दे देती हैं दया करके। दत्त बाबू की पत्नी कहती है हमारे साथ तो खाना नहीं बनेगा। और उधर बिल्लू भी रह रहा था अपने परिवार के साथ, वो भी खाना अलग बना रहा था। तो दत्त बाबू की पत्नी कहती है जैसे बिलुआ अलग रह रहा है, चाहो तो भैया तुम भी अपने परिवार को बोलो अपना अलग खाना बनाए खाएं। तो नवल नारायण कहता है ये सब आप लोग जानिए, हमको समय नहीं है, हमको तो सुबह जाकर के ड्यूटी उसरी ज्वाइन कर लेना है। तो 2-3 बर्तन, वो भी मांगा हुआ बर्तन, वो भी दत्त बाबू की पत्नी दया करके देती हैं निकाल के, कहती हैं लीजिए इसी में बनाइए खाइए। कुछ राशन लाके दे देता है नवल नारायण शाम होने तक, क्योंकि लौटते लौटते ही तो शाम हो गया था पचनामा से गदाईपुर आते आते। और वहां के बाद फिर से एक नई गृहस्थी को जमाना जहां आपके पास कुछ भी नहीं है। तो संजय भैया आप बोले ये जो कुर्था में गृहस्थी जमाने का सामान खरीदा था, फिर धीरे धीरे जाके वहां
वजीरगंज में भी सामान मिला था, लिया था, वो सब क्या हुआ? हमने कहा वो सब तो कंस के साथ माया आई थी, तो वो सब तो पचनामा छूट गया, वो सब सामान तो पचनामा में ही रह गया, क्योंकि इतने आनंद फानंद में विदाई हुई कि माया ने वो सब सामान अपना नहीं समेटा, बस बच्चे उठाए और चलते बने। जब नवल नारायण को फिर से गृहस्थी जमानी है, और ये नवल नारायण को करना नहीं है, समय है ही नहीं, और ड्यूटी ज्वाइन करने का बहाना बना के नवल नारायण तो फूट लेना चाहते हैं। तो माया 3 बच्चों के साथ अगले 1 सप्ताह कैसे संघर्ष करती है, कितना संघर्ष करती है, ये सब कुछ सूक्ष्मता से बताने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग कल्पना कर लीजिए कि कहीं से चावल आ रहा है, कहीं से दाल आ रहा है, सब उधारी पे आ रहा है, नवल नारायण भरेंगे। गांव के किसी दुकानदार से चावल मांगा जा रहा है, किसी से आटा मांगा जा रहा है, किसी से दाल मांगा जा रहा है, किसी के यहाँ से सब्जी आ रही, सब्जी नहीं आ रही तो माड़ भात खाया जा रहा है। उसमें भी माया फिर कहती है बच्चों को, जाओ मामा से अचार, मामा मतलब दादी, दादी से अचार मांग के खा लो, नहीं खा सकते तो ऐसे में मददगार बन के उभरते हैं जो दत्त बाबू के और 2 भाई थे। तो वो जो 2 भाई थे और उनके जो पत्नी और बच्चे थे, क्योंकि वो बड़ा लगाव रखते थे रंजीतवा से, तो रंजीतवा से पूछते हैं, रंजीतवा सब चीज बताता है कुछ, फिर माया से सब आके पूछने लगते हैं, फिर माया कुछ चीजें बताती हैं, फिर उसके बाद वो सब लोग लगाव रखने लगते हैं। तो वो जो फुआ लोग हैं, वो जो मामा लोग हैं, जो रंजीतवा से बहुत प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं, और उन्हीं एक घर में थे अशोक चचा, जिनका जिक्र आप पहले कहानी में सुन चुके हैं। तो वो फिर बड़ा लगाव रखने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब अगर यहीं रंजीतवा रहेगा तो बड़ा खुशी की बात है। उनको लगता है मैं अब एक गार्जियन बन गया हूँ। हालांकि रंजीतवा और अशोक चचा हम उम्र हैं। अशोक चचा रंजीतवा से लगभग 8 महीने बड़े थे, लेकिन उनको लगता है अब मैं इसका गार्जियन हूँ, और दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो 5वें क्लास में अब नाम लिखाना है रंजीतवा का, और वहीं 5वें क्लास में अशोक चचा पढ़ते हैं। तो अशोक चचा ने फिर रंजीतवा को दिखाना शुरू किया, ये हमारा स्कूल है, यहाँ हम पढ़ते हैं, यहाँ इतनी फी लगती है, तुम्हारा भी यहीं नाम लिखा देंगे। अपने साथ उसको स्कूल ले जाने लगते हैं। ये सब चिंता नवल नारायण को करनी चाहिए थी, सब व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन नवल नारायण चले गए चुपचाप। अब ये सब व्यवस्था जो है, वो जो फुआ लोग हैं दूसरे घरों में, और ये जो अशोक चचा है उस उम्र के, रंजीतवा से थोड़े से बड़े, वो फुआ लोगों के कहने पे अशोक चचा ले जाना शुरू करते हैं रंजीतवा को स्कूल। तो रंजीतवा की स्कूलिंग वहां अपने आप शुरू हो जाती है, बिना एडमिशन के, बिना कोई फी दिए हुए, इस भरोसे पे कि नवल नारायण आएंगे तो ये सब फी देंगे और एडमिशन का प्रोसेस जो है वो पूरा कराएंगे। तो रंजीतवा ऐसा पहला बच्चा है जिसका गार्जियन के रूप में जाके वो अशोक चचा जाते हैं, उसका एडमिशन करा देते हैं, वहीं स्कूल से किताबें मिलती है और चला आता है। पढ़ाई शुरू हो जाती है किसी तरह, बिना नवल नारायण के। आपने शायद इतिहास में ऐसा कोई बाप नहीं सुना होगा, हालांकि रंजीतवा का बाप तो नवल नारायण ऐसे भी नहीं है, बाप तो ऐसे अरनहुआ और बकलेश्वर का भी नहीं है नवल नारायण, लेकिन बाप का नाम तो लिखा हुआ है ना सब जगह उसका। तो ऐसा कोई आपने बाप सुना नहीं होगा जो इतना गैर जिम्मेदार हो कि उसके बच्चे का एडमिशन उसका हम उम्र गार्जियन बन के जाकर के कराता हो, और सिर्फ इस क्रेडिट पर जाकर के वहां एडमिशन हो जाता हो कि ये दत्त बाबू के पोते हैं सब, इनके बाप को फुर्सत नहीं है, चले गए हैं ड्यूटी पर, और जब आएंगे तो एडमिशन का प्रोसेस पूरा कर देंगे, किताब कॉपी के जो पैसे हैं वो दे देंगे, अभी फिलहाल इनका एडमिशन कर दिया जाए। तब माया देखती है रंजीतवा तो ऐसा चला गया, ये तो रजतवा तो अशोक चचा के पीछे जाकर के स्कूल जाने लगा अपने आप, अपनी मर्जी से। तो माया कहती है इसको भी ले जाओ, अर्नवो को ले जाओ, और बकलेसवो को ले जाओ। तो 5वां क्लास में एडमिशन हो जाता है रंजितवा का, तीसरा क्लास में एडमिशन हो जाता है अर्नवुआ का,
और पहला क्लास में एडमिशन हो जाता है, पहला पहला बार बकलेसवा का। अब इन दोनों का एडमिशन कौन कराता है? इतने छोटे से उम्र में अब उसे रंजीतवा के ऊपर जिम्मेदारी है, बिना कोई पैसा के मास्टर साहब से बात करके इनका भी एडमिशन कराना, जिसमें अशोक चचा सदा उसके साथ रहे हैं। तब एक गार्जियन की भूमिका में, रंजीतवा के गार्जियन की भूमिका में अशोक चचा थे, और ये बकलेसवा और अरनौआ की स्कूलिंग का एडमिशन वहां गदाईपुर गांव में मास्टर साहब से बात करके रंजीतवा कराता है। अब नवल नारायण 7 दिनों बाद लौटते हैं, फिर माया से हंस हंस के पूछते हैं कहाँ से चावल मंगाई, कहाँ से दाल मंगाई, कहाँ से सब्जियां आ रही, कहाँ से जलावन मंगाया। ये भी नहीं कि पैसा भी दे के गए थे, नवल नारायण कोई पैसा भी दे के नहीं गए थे। जाते वक्त 20 रुपए का एक नोट पकड़ा दिया था, कहा था जो हो सके कर लेना, अभी हमारे पास तो पैसा वैसा भी है नहीं। नवल नारायण को अपने घर में देने के लिए कभी पैसा नहीं है, अपने बच्चे की जरूरत पूरी करने के लिए देने के लिए कभी पैसा नहीं है। लेकिन बाकी जगह दूसरों को आटा पहुंचाने में, चावल पहुंचाने में, भंटा देने में, और उनके बच्चों को एडमिशन करा के वो स्कूल नहीं जा रहे। तो जनार्दन चाचा बोले, ये रंजन बाबू, ये बतिया आप एकदम सही कह रहे हैं, और हमको तो बहुत गुस्सा भी आ रहा है। जिस वक्त नवल नारायण इतना बड़का वाला हरामखोर है कि वो अपने बाल बच्चों को गैर जिम्मेदारी से वजीरगंज में छोड़ के आया है, उसका उनको ख्याल नहीं है, और उस वक्त ये उसरी में आके ये फलनवा का बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता है, ये चिलनवा का बच्चा क्यों नहीं जाता है, ये नवल नारायण का सीधे गर्दन नहीं काट देना चाहिए। मैं बोला, जनार्दन चाचा, अभी आप लानत नहीं भेजिएगा, अभी मुझे और 5 मिनट कहानी बतानी है क्योंकि आप उसी जगह पे लेके आ रहे हैं कहानी को। अब नवल नारायण का गर्दन काट दीजिएगा तो ये कलयुग का समय है ना, कानून अपना काम करेगा, जो गर्दन काटेगा उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो संजय भैया बोले, बात सही कह रहे हैं रंजन बाबू, लेकिन नवल नारायण का इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार जो जनार्दन जी बता रहे हैं ना, इससे हम भी सहमत हैं। इसको दूसरे के बाल बच्चे का एडमिशन कैसे होना है, इसकी चिंता तो खाए जा रही थी। अभी आप जब बता रहे थे तो हम इसमें अब नॉर्मलिटी तो फील कर रहे थे, लेकिन हम आपको बता नहीं पा रहे थे। लेकिन ये देखिए, यही नवल नारायण को अपने बाल बच्चों की चिंता नहीं है, और वहां से पचनामा, पहले तो वजीरगंज उनको छोड़ के आ जाता है, और वहां से जब लेके आते हैं कंस, इसको सबको उठा के पचनामा और हंस के बुलावे पर ये वहां पहुंचता है, और वहां से जब नवल नारायण लेके आता है अपने सब बाल बच्चों को, तो छोड़ देता है गदाईपुर। वहां भी ये चिंता नहीं करता है कि इनका एडमिशन कराना चाहिए, वहां आके भी इसको चिंता नहीं है कि इनके पास न जलावन है, न खाने का सामान है, न बर्तन है, न कपड़े हैं, तो रहेंगे कैसे? तो मैं बोला, पूरी बेशर्मी के साथ नवल नारायण चल पड़ता है उसरी, अपनी दुनिया में मगन होके, यहां माया को छोड़ के कि तुम अपने हाल पे संघर्ष करो। तो माया जिनको जिनको जानती है, माया तो ये सोचती है कि वो सब इनके अच्छे मित्र हैं ना, क्योंकि नवल नारायण जिक्र करते रहता था। अब माया को क्या पता कि उन मित्रों के यहाँ नवल नारायण ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। अब माया अपने बच्चों को भेजती है, जाओ बुच्ची बाबा के यहाँ जाओ, और उनसे कहना जलावन चाहिए घर में, क्योंकि वो लकड़ी का कारोबार करते थे। अब बुच्ची साहब और नवल नारायण क्या रिश्ता है, तो हम आप पहले जानते हैं कि नवल नारायण से किस्त भी ले रहे हैं। वो किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि नवल नारायण का गलत सलत रिश्ता बुच्ची साहब के घर में उनकी पत्नी के साथ था, और वो जान गए थे, देख लिया था। लेकिन फिर भी उनके अंदर की इंसानियत नहीं मरी, उन्होंने उन बच्चों की मदद, उन बच्चों के जाने पर भी नवल नारायण के परिवार की मदद कर दी, बिना पैसा लिए, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं माया के पास जो पैसा दे के खरीदवाएगी। तभी तो भेजा गया है कि उनके यहाँ जाओ और कहो आवेंगे पापा तो पैसा देंगे, अभी फिलहाल जलावन चाहिए हम लोगों को। तो बेचारे जलावन दे जाते हैं। वो मित्तल प्रसाद के यहाँ बेचती है,
जिनका स्वभाव बड़ा शीतल है। माया को तो पता है ना कि बहुत अच्छा रिश्ता है, नवल नारायण का मित्तल प्रसाद के साथ बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। उसे क्या पता कि आप उनके ताजा तरीन रिश्ते किस जगह पे आकर के टूटे हैं, क्या क्या नवल नारायण ने वहां गुल खिलाए हैं, और वो सब भेद खुला है तो टूटे हैं। तो उनको कहते हैं, उनसे मदद की गुहार लगाई जाती है। तो फिर वो कहीं कहीं से आकर के पूछ के क्या जरूरत है, क्या कम पड़ गया है, वो सब पूरा करते हैं। तो आप समझ ही गए कि राशन कोई ला के दे रहा है, जलावन कोई ला के दे रहा है, बर्तन दत्त बाबू की पत्नी दे रही हैं, एडमिशन तो रंजितवा खुद ही अपना अशोक चाचा के साथ जाके कराया है, और बीच में अर्नवो बकलेशो का एडमिशन भी माया ने जाके उसके साथ भेज के करा दिया है। गार्जियन बना दिया है 5वीं क्लास में पढ़ने वाले रंजितवा को, इन दोनों का भी, कि जाओ मास्टर साहब को कहो पैसा बाद में मिलेगा, जैसे तुम्हारा एडमिशन हुआ ऐसे इसका भी कर दें। क्योंकि माया को ये बर्दाश्त नहीं है ना रंजितवा के साथ कुछ अच्छा हो जाए, रंजितवा का एडमिशन हो गया, अगर ऐसे उधारी में जाकर के मास्टर से कह के, उसको तो अशोक चचा ले गए थे। लेकिन अब माया को जलन होने लगती है कि रंजितवा के साथ ऐसा, तो हमारे ये जो दोनों बच्चे हैं अर्नहुआ बकलेशवा, इनके साथ क्यों नहीं, तो उनको भी भेज देती है। तो इस तरह से जिसको कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने खुनबा जोड़ा, तो यहाँ तो भानुमति नहीं है, ये माया है, माया, नवल नारायण की माया, और हंस की बहन सुशीला जो माया बन गई है, जो थूकते हुए कसम खा के इसे गदाईपुर से गई थी कहते हुए हम यहाँ लौट के नहीं आएंगे, अब फिर से उसी कमरे में आके पड़ी है, फिर से वही खाना बना के खाना है, फिर वही बच्चे पढ़ाने हैं, उधार मांग मांग के अपना जीवनचर्या शुरू करना है किसी तरह से, क्योंकि पतिदेव तो छोड़ के भाग गए हैं अगले दिन। अब जनार्दन चाचा कहते हैं रंजन बाबू अब रहा नहीं रहा है, ऐसे नवल नारायण को, ऐसे हरामखोर नवल नारायण को लानत है, लानत है, लानत है। तो हमने कहा संजय भैया आप भी भेज दीजिए लानत। तो संजय भैया ने भी कहा एपिसोडवा को खत्म करने का मूड आपका बन गया है। तो मैं बोला नहीं, हमारा तो नहीं बना था, लेकिन अब जनार्दन चाचा को रहा ही नहीं रहा है तो छुट्टी करना पड़ेगा ना अभी। तो संजय भैया ने भी कह दिया नवल नारायण को लानत है, दत्त को लानत है, और हंस कंस को बहुत बड़का लानत है। हमने कहा हंस की बहन माया सुशीला दोनों एक ही का नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा बार बार, उसका पीठ ठोकने नहीं बनता है, वो मैदान में डट गई है आके गदाईपुर में। तो संजय भैया बोले पीठ ठोकना नहीं बनता है रंजन बाबू, सब कारनामा तो उसी का करा हुआ है, ऐसी गंदी स्त्री हमने अपने आस पास में बहुत दिनों तक दूर दूर तक नहीं देखा है। होते हैं लोग गंदे, कहीं कुछ थोड़ा बहुत गंदगी करते हैं, इस तरह से नहीं करते हैं कि उनको न उनका पति ऐसे पूछ रहा है, ना उधर भाई पूछ रहा है, ना भाई रखने को तैयार है, ना पति रखने को तैयार है, फिर भी मैदान में डटी है। मैं बोला इसीलिए तो पीठ ठोकना चाहिए कि फिर भी मैदान में डटी है। अब ये अलग बात है कि न यहाँ रतन हेल्प करने आ रहा है, न कंस आ रहा है, न विष्णुआ आ रहा है, और न जिसे ब्याही गई है वो नवल नारायण ही आ रहे हैं। तो जनार्दन चाचा बोलता है वो जनकिया उस वक्त गदाईपुर में ही था, या जनकिया भी गदाईपुर छोड़ के चला गया था। बोला नहीं, जनकिया था गदाईपुर में, लेकिन अब जनकिया के साथ दोबारा बात करने का हिम्मत नवल नारायण की पत्नी माया को नहीं हुआ, क्योंकि दत्त बाबू का जो स्टैंड था ना, पहले दत्त बाबू गुस्सा गए थे ना उस वक्त, जब ये लोग घर यहाँ से छोड़ के गया था, तो उस वक्त जनकिया का नाम लेकर के जिक्र हुआ था। तो जो नवल नारायण की माया है उसका अभी जनकिया के साथ फिर इस बार आके उससे हेल्प तो मांगने नहीं गई, लेकिन हाँ नवल नारायण के दोस्तों ने, वो दोस्त जो किस्त ले रहे थे, उन्होंने अपना झगड़ा भुला के नवल नारायण से कि भाई नवल नारायण का परिवार अभी तकलीफ में है और हमसे हेल्प मांगने आया है गदाईपुर में रहते हुए, और नवल नारायण यहाँ नहीं है, तो हमको मदद करना चाहिए।
तब जनार्दन चाचा और संजय भैया बोला, और वो जो आपका अशोक चाचा है उनको भी धन्यवाद मिलना चाहिए, उनका भी पीठ ठोकाना चाहिए। मैं बोला बिल्कुल, वो अशोक चाचा के तो पीठ ठोका ही जाना चाहिए, क्योंकि अशोक चाचा रंजीतवा से सिर्फ 8 महीने बड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक गार्जियन की भूमिका निभा ली। और हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि रंजीतवा को किस केयरिंग के साथ अशोक चाचा ने वो गदाईपुर में रखा है। आगे 1 साल जो रंजीतवा की पढ़ाई जो वहाँ शुरू होती है और जो वहाँ पे वो रहता है, तो अगले एपिसोड में हम आपको बताएँगे कि किस तरह माया का अगला 1 साल वहाँ कटता है, क्या-क्या होता है, और फिर माया किस तरह से नवल नारायण के यहाँ पहुँचती है, उसरी। फिर उसके बाद बाकी बहुत कुछ कहानी जनार्दन चाचा फिर जानते हैं। तो जनार्दन चाचा मुस्कुराने लगे। संजय भैया बोले, रंजन बाबू ये 40वां एपिसोड है, क्या इरादा है? मैं बोला इरादा तो पता है संजय भैया आपको कि इसमें तो लघु शंका ही नहीं, दीर्घ शंका भी जाना पड़ता है वक्ता को, और श्रोता को कम से कम लघु शंका तो करके आना ही है। तो आप लोग लघु शंका से निपट के आइए, लाना तो भेजा जा चुका है। उसके बाद फिर हम दीर्घ शंका वगैरह से आवेंगे, तो 41वां एपिसोड में फिर बताना शुरू करेंगे कि ये कैसे कटता है माया का अगला 1 साल। गदाईपुर में क्या-क्या होता है फिर गदाईपुर में, और जिसके बाद कैसे पहुँचती है फिर अपने संघर्ष को और आगे संघर्ष में बढ़ाने के लिए ये माया अपने बाल-बच्चों के साथ फिर कैसे उसरी पहुँचती है। और उधर नवल नारायण क्या कर रहे हैं इस 1 साल में उसरी में, ये भी आपको आगे ही बताएँगे। तो आपको पता है जनाब कि मैं हूँ रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। तो करिए अगले एपिसोड तक इंतज़ार। आपको सप्रेम नमस्कार।